नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 4 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी सीरियस स्टूडेंट हो वही कीजिएगा। बाकी इसके आगे एक शब्द मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भली भांति परिचित है कि मैं ऐसा क्यों बोला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। पहला टॉपिक है कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया। कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जिसे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा कृषि निदेशालय द्वारा कश्मीरी केसर का सुगंधित मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही इसे औषधि गुण होते हैं और कश्मीर का केसर वर्ल्ड फेमस है। कश्मीर में केसर के अलावा कश्मीरी पश्मीना, कश्मीरी शाल और एक मिनट रुकिए, कश्मीरी पश्मीना और कश्मीरी पश्मीना, कानी शाल और कश्मीरी सोजनी को जीआई टैग प्रदान मिला हुआ है। केसर क्या होता है, केसर के बारे में क्वालिटी जान लेते हैं हम। केसर क्या है? ऐसा माना जाता है कि केसर की खेती को कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा शुरू किया गया था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुकम। कश्मीर, एक मिनट ये ले लेता हूँ ब्लू कलर। कश्मीर केसर गहरा लाल रंग का उच्च सुगंध युक्त कड़वा स्वाद वाला होता है। केसर की खेती विशेष प्रकार की करवा मिट्टी में की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बीपीएससी में भी पूछा है कि केसर का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ईरान में होता है। सबसे अधिक ईरान में केसर होता है। तो ये रहा केसर के बारे में। पीटी 2019 में देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था। जीआई टैग कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। भौगोलिक संकेतक को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसे ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड एसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने भौगोलिक संकेतक माल और पंजीकरण अधिनियम 1999 को लागू किया है, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हो गया। ये कई बार आपको बता चुका हूँ। जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्य को निर्धारित करने में सहायता करता है। जीआई टैग किसी विशिष्ट स्थान के सिर्फ वस्तुओं को दिया जाता है, सेवा के लिए नहीं आता। ये कई बार पूछ भी चुका हूँ क्वेश्चन में भी आप लोगों को। चलिए, तो ये रहा आज पूरा का पूरा जो बताया मैंने कश्मीरी केसर के बारे में, जीआई टैग या केसर कैसे होता है, पीटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, ये सब आप लोगों को बता दिया गया है। एकदम अब शॉर्टकट में ही बात करना है। आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, आप लोग भली बात है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया है। बाकी सुनिए सभी लोग, ऐसे बहुत समझाया जा चुका है आप लोगों को। बंड्रेघट्टा जैविक उद्यान में एडॉप्शन प्रोग्राम। अब ये देखते हैं कि बंड्रेघट्टा क्या है। कर्नाटक स्थित बंड्रेघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है। भारतीय कोबरा, इंडियन कोबरा तथा एशियाई हाथी को घर ले जाने हेतु प्रतिवर्ष देख लीजिए 2000 प्रतिवर्ष क्रमशः 2000 तथा 1.5 लाख रुपये प्रदान करना होगा। ठीक है। बंड्रेघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान से किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, अश्मिया लंगूर, काला हिरन, सांबर इत्यादि को 1 वर्ष के लिए गोद लिया जा सकता है। तो ये देख लीजिएगा किसको किसको गोद लिया जा सकता है। उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उपहार देने का भी प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए उद्यान में निःशुल्क प्रवेश, प्रमाण पत्र, 3 वर्ष के लिए उद्यान के महत्वपूर्ण सम्मेलनों में निःशुल्क प्रवेश इत्यादि है। इसका मकसद लोगों के बीच वन्य जीव को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बंड्रेघट्टा बायोलॉजिकल पार्क आखिर है क्या, ये कहाँ पर है, क्या है, इसका पूरा डिटेल इसके बारे में बात करते हैं। बंड्रेघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक मतलब बेंगलोर में स्थित बंड्रेघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी, जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो देख लीजिएगा 72 में स्थापना, 74 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 2002 में
2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया था, जिसे बनरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क यही स्थापित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ये पूरा फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया गया है। लंग स्केप अंडर थ्रीट, ये पूरा है 260.1 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बनरघट्टा का पूरा डिटेल बताया गया, आपको पता भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आईईए के अनुसार लॉकडाउन के कारण एनर्जी की मांग 70 साल में सबसे कम रह सकती है। तो देखते हैं क्या है। लॉकडाउन के कारण देश में एनर्जी की मांग 30% डिक्रीज हो सकती है, घट सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक प्रति सप्ताह लॉकडाउन बढ़ाए जाने से सालाना मांग में 0.6% की कमी आएगी। मतलब क्या है कि प्रत्येक सप्ताह अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो सालाना जो मांग होने वाली है उसमें कंजप्शन में 0.6% की कमी आएगी। आईईए का कहना है कि लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री का रुझान सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की तरफ बढ़ा है। ठीक है, तो ये देखते हैं आईईए, उसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। आईईए क्या है? आईईए ने ग्लोबल एनर्जी रिव्यू में कहा है कि लॉकडाउन को अतिरिक्त 1 महीने बढ़ाने से दुनिया भर में एनर्जी की मांग में 1.5% की कमी आएगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आईईए का अनुमान है कि 2020 में एनर्जी की मांग विश्व में 6% की कमी आएगी। 2008 में आई मंदी के मुकाबले मांग में यह कमी 7 गुना ज़्यादा है। यह कमी भारत की कुल एनर्जी की मांग के बराबर है। भारत की कुल मांग के बराबर है। इससे कार्बन उत्सर्जन में सालाना 8% की कमी आने का अनुमान है। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन में कितना फीसदी आना है? 8% कमी आने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है जो अपने 30 सदस्य देशों और 8 सहयोगी देशों के साथ वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, ये देख लेते हैं क्या है। 1973 के अरब तेल गतिरोध परिणाम स्वरूप तेल मूल्यों में नाटकीय वृद्धि होने के बाद ओईसीडी सदस्यों ने 1979 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईईए का गठन किया था। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। भारत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी देश बना। आईईए के मुख्य क्षेत्र देख लीजिए किस किस सेक्टर में है। ऊर्जा के क्षेत्र में है, आर्थिक विकास के क्षेत्र में है, पर्यावरण के क्षेत्र में है, जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक संपदा। ठीक है, यह प्रतिवर्ष वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। कौन जारी करता है? देख ही रहे हैं आप लोग, आईईए के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला हम बात कर लेते हैं चौथे टॉपिक पे। एकदम काम की बात हम लोग अब करेंगे, एकदम काम की बात, सीधे काम की बात है, बस इधर उधर की कोई बातें नहीं अब होंगे ग्रुप में। खुदरा कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने घोषणा की है कि वह जल्द ही विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर सभी खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू करेगी। यह ई कॉमर्स मार्केट प्लस विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर तक पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। इससे देश भर के खुदरा कारोबारियों की भागीदारी होगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, भारत मार्केट है, देख लीजिए दिया है कि लॉन्च नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ये फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया गया है। इसका उद्देश्य मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को लाना है। पोर्टल को व्यापारियों द्वारा ही चलाया जाएगा। ये जो पोर्टल चलेगा वो व्यापारियों द्वारा ही चलाया जाएगा। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये क्या है? CAIT। तो ये है वर्ष 1990 में। चलिए आप लोग क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे कभी भी, क्वेश्चन तो कभी नहीं देखेंगे आप लोग। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स वर्ष 1990 में कुछ समर्पित व्यापारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को संभालने और उन्हें प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का गठन किया था। तो कब हुआ था? 1990 में। इसका मुख्यालय अगर कोई पूछे कहाँ पे है तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, DNA के टॉपिक। 4 टॉपिक बताया गया है। जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको सारा PDF दे दिया जाएगा। और जैसे कि एक एक लाइन जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कश्मीरी का मैंने आपको रिव्यू दे रहा हूँ एक बार और। जैसे मैंने कहा कि कश्मीर का केसर है,
तो केसर देख लीजिए, भौगोलिक संकेतक दिया गया है, कश्मीर को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। जम्मू कश्मीर की कृषि निदेशालय द्वारा कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया गया था, ये भी बताया गया है आप लोगों को। और कश्मीरी केसर का क्या इसका रोल है, मसाले के रूप में किया जाता है, औषधि गुण होते हैं। कश्मीरी के अलावा इसमें केसर के अलावा कश्मीरी पश्मीना है, कानी शाल है और कश्मीरी सोजनी को भी जो जीआई टैग है ये भी बताया गया आपको। केसर क्यों है, केसर की खेती कहाँ होती है, सबसे अधिक केसर कहाँ होता है ये भी बताया गया। केसर का कलर बताया गया है, केसर को बहुगम कहा गया है, ये सांस्कृतिक साहित्य में ये भी बताया गया है। केसर की खेती को कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एशियाई प्रवासियों द्वारा की ये भी बताया गया है। केसर का उत्पादन विश्व में ईरान में होता है ये भी बताया गया है। विशेष प्रकार की करवा मिट्टी में की जाती है ये भी बताया गया है। और आपको ये भी बताया गया कि जीआई टैग ट्रिप्स क्या होता है, भौगोलिक संकेतक क्या होता है, कब इसकी स्थापना हुआ, किस एक्ट में आया था, कब इसको लॉन्च किया गया था, प्रभावी हुआ ये भी बताया गया आप लोगों को। और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य को निर्धारित करने में शायद ये भी बताया गया आपको। जीआई टैग किसी विशेष स्थान की सिर्फ वस्तु को दिया जाता है, ये पहले ही भी बता चुका हूँ, ये भी बताया गया था आपको। बंडेकट्टा के बारे में बताया गया, कर्नाटक में स्थित है, एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत इसको लागू किया गया है, नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान, ये सब बताया गया आपको। भारतीय कोबरा हथियाई जो बताया गया है, जो पेमेंट बताया गया ये भी आपको बताया गया है। बंडेकट्टा के उद्घाटन से किंग कोबरा, जंगली जानवर, ये सब बताया गया, लंगूर, काला हिरन, सांबर सब बताया गया आपको। ये भी बताया गया कि 3 साल के लिए ये 3 वर्ष के लिए उद्घाटन, महत्वपूर्ण समारोह में निःशुल्क प्रवेश, ये भी बताया गया है। इसका मकसद क्या है ये भी बता दिया गया, मकसद क्या है। बंडेगट्टा क्या है, बेंगलोर में है, स्थित है, 1972 में स्थापना हुई, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है, 2002 में उद्यान के हिस्से के जैविक रिजर्व बना दिया ये भी बताया गया। 2006 में देश का तितली पार्क भी आज स्थापित किया ये भी बताया गया था आप लोगों को। अब ये आईईए के बारे में पूरा बताया गया है कि क्या है, एनर्जी की मांग में 70% 70 साल में सबसे ज़्यादा कमी आ सकती है ये भी बताया गया है। लॉकडाउन कर देश में एनर्जी ये भी बताया गया आपको। और सालाना बताया गया ये भी कमी बताया गया आपको। और सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की तरफ बढ़ा है ये भी आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। आइए ग्लोबल एनर्जी जो कहा गया उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताई गया है। ये भी कहा गया कि लॉकडाउन का दुनिया भर में एनर्जी के बारे में कमी आई है, 2008 में मंदी के बराबर ये 7 गुना ज़्यादा, ये भी बताया गया आपको। इससे कार्बन उत्सर्जन में सालाना 8% की कमी आएगी ये भी आप लोग को बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है वो भी बता दिया गया, 30 देश और 8 सहयोगी देश, टोटल कितने होंगे, 30 और 8 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं, के साथ वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता, सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित ये भी बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विकरण ये भी बताया गया है। 1973 के कब हुआ था, अरब तेल के विरोध परिणाम स्वरूप तेल मूल्यों में नाटकीय वृद्धि होने के कारण हुआ था और फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था ये भी बताया गया था। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी देश पर ये भी बताया गया है। किस किस सेक्टर में ये भी आपको बताया गया। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन जारी करता है, आईईए के द्वारा जारी किया था ये भी बताया गया आप लोग को। तो कोई डायमेंशन हम लोग छोड़ते नहीं हैं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं पूरा का पूरा डायमेंशन पकड़ के चलने के लिए, लेकिन समझदार लोगों के लिए सिर्फ, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट, भारत मार्केट जो बताया गया और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये भी आप लोग को बताया गया है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस ये भी बताया गया आप लोग का। यह ई कॉमर्स मार्केट प्लस विनियोक्ताओं को लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति सब बताया गया है। किसके द्वारा किया जाएगा ये भी आप लोग बताया गया, इसमें भागीदारी पार्टिसिपेट कौन करेगा ये भी आपको बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि इसका उद्देश्य 95% खुदरा व्यापारी को लाना है, पोर्टल व्यापारियों के द्वारा ही चलाया जाएगा ये भी बताया गया है। कब स्टार्टिंग किया गया था ये भी कॉन्फेडरेशन ऑफ SCEIT जो है वो बताया गया है। और इंडिया ट्रेड जो बताया गया है 1990 में कुछ समर्पित व्यापारी द्वारा बताया गया ये भी बताया गया आपको। और कॉन्फेडरेशन इंडिया ट्रेड का गठन किया ये भी बताया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ये भी बताया गया है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA। और जिन भी अभ्यर्थियों को, सीरियस स्टूडेंट को, आप लोग एकदम भली भांति परिचित है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, जो भी अभ्यर्थी सीरियस हो उनको अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन करना हो तो आप जो भी प्रक्रिया उस प्रक्रिया को पालन कीजिए और आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड उनको पूरी आप लोग को भी हो जाएंगी। चलिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।